वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा, आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से बता रही हूँ। जो टॉपिक स्टार्ट करूँगी उसके अकॉर्डिंग ही बताऊँगी। मैंने कुछ पोर्शन को, जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है उसका नोट्स बना दिया है। दैट मीन्स मेमोरी एंड फॉरगेटिंग का नोट्स बना दिया है। अभी जो आपको रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में मिल गया होगा नोट्स, दैट इज़ मेमोरी के ऊपर है। मेमोरी के ऊपर पूरे टोटल 9 पेजेस हैं, 9 पेजेस का है। यहाँ पे टोटल आपको कंसेप्ट मिलेगा, कंसेप्ट, और आप बोल सकते हैं इसको इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन पार्ट है, कंटेंट्स है, कंटेंट्स के अंदर और क्या क्या है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट के बाद एक मैंने डेफिनेशन दिया है, बिकॉज बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है इसलिए डेफिनेशन एक रहेगा। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन नहीं करने हैं, ऐसे आपको मेंशन करने हैं। टाइप्स हैं इसके, मेमोरीज़ के टाइप्स होते हैं। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग जो जो मेमोरीज़ हैं वही सब दी हूँ, एक्स्ट्रा नहीं दी हूँ। एंड उसको शॉर्टली दी हूँ, ठीक है। शॉर्टली देने के बाद ऐसा जो मैकेनिज्म होता है ना, टोटल मैकेनिज्म और स्टेप्स हम लोग जो इसे बोल सकते हैं, आप स्टेजेस भी बोल सकते हो, स्टेप्स भी बोल सकते हो, या फिर मैकेनिज्म को हमने पार्ट करके मेंशन किया हुआ है। उसके बाद कुछ कंसेप्ट और है, जस्ट लाइक इसको इफेक्ट कौन करता है या फिर फैक्टर्स क्या क्या है, ये सभी पॉइंट्स हैं। टोटल मिला के इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। गुड मेमोरी, व्हाट डू यू मीन बाय गुड मेमोरी, और हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी, ऐसे एक पार्ट है। उसके बाद है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, मेमोरी को कौन इन्फ्लुएंस करता है, या फिर वन काइंड ऑफ बैरियर बोल सकते हैं, बैरियर्स क्या क्या है। मैंने जो जो कंसेप्ट बोला ना, वो सारे शॉर्ट नोट में आ सकते हैं, बिकॉज मैंने 4 ईयर के क्वेश्चंस देख लिए, प्रीवियस जो 4 ईयर के क्वेश्चंस हैं, जस्ट लाइक 2016, 17, 18 एंड 19 के देखे। 20 का मेरे पास है नहीं अभी तक, 21 में आप लोग एग्ज़ाम्स देंगे। 20 का मैंने देखा नहीं, बट उससे पहले जो प्रीवियस मैं 4 ईयर के क्वेश्चन देखे तो उसमें मेमोरी का क्वेश्चन आ ही रहा है। दैट मीन्स मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसको आपको कंप्लीटली करना है। मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, फर्स्ट यूनिट का मेमोरी एंड फॉरगेटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो इम्पॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं जब क्लास में आप लोगों को पढ़ा रही थी, मतलब आपको स्टार्ट की थी, उसी टाइम आप लोगों को कुछ बच्चों को मार्क करवा दी थी, कि जो भी आए थे क्लास में उनको मार्क करवा दी थी कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगेन हम डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर भी। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी एंड राइट अबाउट इट्स टाइप्स, जो उसके टाइप्स हैं उसको लिखने आ सकते हैं। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में बता रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी, मेमोरी को कैसे हम लोग इम्प्रूव करें, उसको आ सकता है। और एक क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट लाइक सेकंड या थर्ड पॉइंट में मैं अगर बोलूँ, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी। आपको फर्स्ट ना ये सारे जितने क्वेश्चंस हैं, आपको फर्स्ट लिखना पड़ेगा मेमोरी क्या है, उसका कंसेप्ट, उसके बाद जाना पड़ेगा। मीन्स आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने लाइन्स में कंप्लीट करना है, हर एक क्वेश्चन को हार्डली 20 to 30 लाइन्स में कंप्लीट करेंगे आप, राइट। 1.5 पेज के अंदर कंप्लीट करना है। तो आप 1 पैराग्राफ ऑनली इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो 1 पेज बच गया उसमें आप उसको मेंशन करेंगे, ठीक है, कंसेप्ट को लिखेंगे। देन कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट गुड मेमोरी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेमोरी, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसमें भी आपको गुड मेमोरी से पहले मेमोरी का कंसेप्ट देना है, उसके बाद गुड मेमोरी का जो पॉइंट्स हैं उसको लॉन्ग क्वेश्चन में ओनली आप सिंगल हेडिंग्स में मेंशन करेंगे, बट यहाँ पे आपको अगर शॉर्ट में आता है तो 2-2 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। जो आपके थॉट्स हैं उसी को आप रिप्रेजेंट करेंगे। ये इतने सारे इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बोलो इसमें क्या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, ऐसे क्वेश्चंस आ गए, ये तो 5 मार्क्स वाले सब क्वेश्चंस थे। अभी आता है राइट ए नोट ऑन कंसेप्ट और राइट ए नोट ऑन मेमोरी एंड गिव ये comprehensive presentation on their mechanism and its types, ऐसे आ सकता है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है टाइप्स तक का।
और एक क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग के ऊपर। दैट मीन्स राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। मीन्स इसको 1 पैराग्राफ देना है, ज़्यादा नहीं देना है। ऐसे टाइप के आ सकते हैं क्वेश्चन। एंड उसके साथ ऐड करने को बोलेंगे कि गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड मेमोरी एंड ऑल्सो मेंशन द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस मेमोरी। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन मेमोरी के रिलेटेड आ सकते हैं बिकॉज इस यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 3 या 4 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे इस यूनिट से, ठीक है। चांसेस है बाई चांस में आ सकते हैं, क्योंकि इस बार का इम्पॉर्टेंट पेपर सब ये है। आपका लर्निंग टीचिंग इम्पॉर्टेंट पेपर है एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए। और कुछ मैंने बहुत जगह से ढूंढ के किया है, और एक बुक है वो एमिड का है, साइकोलॉजी बेस्ड भी कुछ बुक्स हैं, उसमें भी मेमोरी एंड फॉरगेटिंग का है। तो सब कुछ मिला के लिखा गया है। दैट मीन्स ये बहुत अच्छा एक नोट्स बनेगा, ठीक है। आप अगर और ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है, इसको कर सकते हैं। एंड मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा, हमेशा मैं एक्स्ट्रा ही देती हूँ, बिकॉज आप लोग काट देंगे, ऐसे भी एग्जाम्स के टाइम कट जाता है। सो दैट चलते हैं अभी। सो मेमोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ना कंसेप्ट हेडिंग दे सकते हैं या फिर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन टू मेमोरी। So memory is our ability to encode, store, retain and subsequently recall information. मेमोरी क्या होता है? वन काइंड ऑफ प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? मेमोरी इज आवर एबिलिटी। ये हमारा एबिलिटी है कि हम कोई चीज़ को एनकोड कर पाए। सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सो आपका ब्रेन कितना फटाफट और फास्टली क्या कर रहा है? रिस्टोर कर रहा है। जस्ट लाइक रिस्टोरिंग मीन्स वही रिटेंशन या फिर एनकोडिंग करना। तो व्हाट इज एनकोडिंग? नॉर्मली एनकोडिंग मीन्स जो भी कोड है उसको हमने क्या किया? रिसीव किया। आफ्टर दैट ब्रेन में क्या होता है बताइए? एनकोडिंग के बाद होता है डिकोडिंग, ठीक है। सपोज हमने इसको पढ़ा था आईसीटी में। आईसीटी में एक चीज़ था कि सपोज 2 पर्सन है, वन इज सेंडर अनदर वन इज रिसीवर। सो रिसीवर व्हेन रिसीव समथिंग from the sender, the first of all that language should be mentioned as a coding form. So coding form से उसे वो क्या करता है? डिकोडिंग फॉर्म में लाता है अपने लैंग्वेज में, देन उसको समझता है। तो यहाँ पे वही है, हमारा मेमोरी भी सेम वे पे काम करता है। फर्स्ट इनकोड करता है, देन एनकोडिंग के बाद क्या करेगा? स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद रिटेन करेगा। दैट मीन्स वो रिमेंबर कर सक रहा है कि नहीं, उसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। देन लास्टली रिकॉग्निशन और रिकॉल करेगा इंफॉर्मेशन को। एंड ये जो इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन में स्टोर्ड रहा इन द फॉर्म ऑफ अ मेमोरी, इसको हमने कैसा यूज़ किया? पास्ट एक्सपीरियंस के तौर पे यूज़ किया। सो ह्यूमन ब्रेन में एक्सपीरियंस के तौर पे ये क्या हो जाता है? फिक्स्ड रहता है। तो फर्स्ट थिंग ये आपको याद रहा कि मेमोरी इज़ आवर एबिलिटी। ये हमारा एबिलिटी है कि हम इसे रिस्टोर कर सकते हैं, इसे रिटेन कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं पास्ट एक्सपीरियंस के तौर पे। ओके, बहुत इजी कंसेप्ट है। अगर सपोज बाय चांस आपको डेफिनेशन याद नहीं रहता है तो आप क्या करेंगे? इसी पोर्शन को आप मेंशन कर दीजिएगा डेफिनेशन के तौर पे, अकॉर्डिंग टू जो भी आपको नाम याद आता है। मैंने ट्रिक बताया था कि आपको तो ऐसे में डेफिनेशन याद रखना चाहिए, बिकॉज मेमोरी के डेफिनेशन हो गया, फॉरगेटिंग के डेफिनेशन हो गया, अटेंशन एंड परसेप्शन का डेफिनेशन या लर्निंग टीचिंग का जो भी डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशंस के ऊपर CTET, TET, जो भी OSTET, जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना TET के, सब में एक ना एक डेफिनेशन डाल देता है एंड हु शेड दैट, ऐसा ऑप्शन दे देंगे एंड सिलेक्ट करने को बोले, एंड वो डेफिनेशन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ऐसा लगता है, फील आता है। तो इसलिए 2 ट्रिक दी, एक आप याद रख सकते हो तो ओके, अदरवाइज बाई चांस भूल गए तो आपको वहाँ पे मेंशन कर देना है कोई भी एजुकेशनिस्ट का नाम जो आप नहीं जानते हैं, ठीक है, जो आपको याद नहीं है वैसा, या फिर फॉरेन ऑथर्स में जो
अगर नाम याद नहीं रहा बाय चांस में, तो अकॉर्डिंग टू स्कॉलर और अकॉर्डिंग टू रिसर्चर और अकॉर्डिंग टू एजुकेशनिस्ट ऐसे मेंशन करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद देखिए, अगर ऊपर वाला कंसेप्ट छोटा है बट याद नहीं रहा, बाई चांस के बारे में बोल रही हूँ कि बाई चांस में याद नहीं रहा, तो आप और में मैंने और एक दिया है कंसेप्ट, और में और एक कंसेप्ट है, दैट इज मेमोरी इज द सम टोटल ऑफ वर्ड वी रिमेंबर and gives us the capability to learn and adapt from previous experiences as well as to build relationships. मेमोरी क्या है? मेमोरी इज द सम टोटल ऑफ वर्ड, सम टोटल ऑफ वर्ड मतलब ऐसा है, ये कम्बिनेशन है। मैंने अभी एग्जाम्पल लिख दिया था कि बच्चे कैसे ऐड करते हैं हर एक कंसेप्ट को, या फिर हम भी कैसे मेमोराइज करते हैं। सोचिए अभी हम लोग इस क्लास में हैं या फिर इस स्टेज में हैं जैसे कि हमारा रिटेंशन पावर बहुत ही डेवलप्ड हो चुका है। दैट मीन्स जो भी चाहे हम रिटेन कर सकते हैं, माइंड में रिस्टोर कर सकते हैं। अगर जस्ट लाइक फ़ोन में डिलीट होने का ऑप्शन, वैसे ही माइंड में भी डिलीट होने का ऑप्शन है, बट वैसा होता नहीं है, कुछ अमाउंट में रह जाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग रिस्टोर अगेन करते हैं। तो हमारे माइंड का रिसाइकल बिन है नहीं, बट रिस्टोर है। सो ये वन काइंड ऑफ कैपेबिलिटी है हमारा कि हम जो भी ऐड करें, सपोज एक मूवी देखें, वो मूवी आपको याद रहेगा, आप दूसरा मूवी देखें, दूसरा मूवी भी याद रहेगा। ये जो कंसेप्ट है, आप 50 मूवीज़ देखें, 50 मूवीज़ को देख ली, सारे कंसेप्ट को आप याद रख सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है? ड्यू टू मेमोरी। आपने रिमेंबर किया एंड उसके थ्रू आपने क्या किया, उसको यूज़ किया एज पास्ट एक्सपीरियंस, और पहले से जो आपने लर्न किया है उसको आप क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि एज ए प्रीवियस एक्सपीरियंसेस मेरे पास ये है, एंड उसके थ्रू हम डिफरेंट कंसेप्ट्स के अंदर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। सो जो पोर्शन आपको अच्छा लगे, जो पैराग्राफ, उसे आप मेंशन कर सकते हैं। ये दोनों पैराग्राफ के अंदर दिस वन और दिस वन, अपर वाला जो है फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, आपका ये पोर्शन है, जो नेक्स्ट है ना, और एक पैराग्राफ हमने ऐड किया है, इट इज़ द एबिलिटी टू रिमेंबर। ये वन काइंड ऑफ एबिलिटी है, रिमेंबर द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड द पावर और द प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग टू माइंड प्रीवियसली एंड लर्न फैक्ट्स, एक्सपीरियंसेस, इंप्रेशंस एंड स्किल्स एंड हैबिट्स। साउंड नहीं आ रहा है? साउंड नहीं आ रहा? वेट, एक्चुअली बारिश हो रहा है, इस वजह से होगा। अभी आया? साउंड नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा मैम। नॉट ऑडिबल। सो मैंने ये बोला कि इसके बाद और एक हमने ऐड किया, सेम पोर्शन है, दैट इज इट इज़ द एबिलिटी टू रिमेंबर। देन रिमेंबर करने से क्या होगा, रिमेंबर एज ए पास्ट एक्सपीरियंस हम लोग उसे रख सकेंगे, एंड ये वन काइंड ऑफ द पावरिंग है, हम खुद को पावरिंग अप कर रहे हैं। सो पावरिंग अप और प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग, मतलब हम लोग पावरिंग अप क्या करें, हमारी मेमोरी को करें, सो दैट हम रिकॉल कर सकें एंड उसको यूज़ कर सके प्रीवियसली जो लर्न बिहेवियर्स है, लर्न फैक्ट्स है, इम्प्रेशंस है, इस तौर पे, एंड उसको हम यूज़ कर सकेंगे। तो स्किल्स, हैबिट्स जो भी है ना, पहले से आपने सीखा, उसको अभी यूज़ कर, जैसे कि बचपन से आपने टोडलर थे या फिर चाइल्ड थे, तो उस टाइम से आपने यूज़ करने को सीखा, एंड उसके बाद उसको आप क्या करो, अभी के टाइम पे उसको यूज़ कर रहे हो कि ऐसे करने से ऐसा अर्निंग आएगा। बट बचपन में हमें अर्निंग नहीं था, सिर्फ हम खेलते थे एंड यूज़ करना सीखते थे, तो वो एक्सपीरियंस के तौर पे रह गया, ठीक है। आपको बच्चों के माइंड जैसा सोचना है यहाँ पे, आप यहाँ पे बड़ों जैसा सोचने से नहीं होगा, बिकॉज ये कंसेप्ट सारे छोटे बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है उसके बेसिस पे है। देन चलते हैं डेफिनेशन पे, तो अकॉर्डिंग टू रिवन, ठीक है, RYBURN है आपका, ये डेफिनेशन बुक में है नहीं, ये डेफिनेशन अभी जो जो आपने इंट्रोडक्शन पढ़े उसके बेसिस पे ही है, एंड ये डेफिनेशन OSTET में आया था, तो उसकी बेसिस पे आपको प्रिपरेशन भी हो रहा है, तो आपको याद तो करना ही है, रिकॉल करना ही है।
सो अभी चलते हैं. सो अकॉर्डिंग टू रिवॉन, द power we had to store our experience and to bring them into the field of consciousness sometimes after the experience have occurred. सो यहाँ पे बताया गया कि पावर वी हैव, हमारे पास क्या पावर है. सबसे इम्पॉर्टेंट पावर है कि हमारा ब्रेन, हम मेमोराइज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को. सो हमारे पास क्या पावर है कि हम स्टोर कर सकते हैं, हम एक्सपीरियंस को रख सकते हैं, हमारी स्टोरिंग कैपेसिटी है उतना. हम क्या ला सकते हैं, जो हमारे कंसियसनेस है. हम कंसियसनेस मीन्स क्या होता है बताइए. ये आपने फिलॉसफी में पढ़ा था, ज्ञान अज्ञान, ज्ञात अज्ञात, ऐसे वर्ड्स यूज हुए थे बहुत टाइम. दैट इज, आप अगर कोई चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, दैट मीन्स आप कंसियस हैं, कंसियस है. एंड कोई चीज़ को आप बिना जाने अगर कुछ गलत बोल दें तो वो अनकंसियस है. सो यहाँ पे आपने कंसियसनेस को इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए. तो पास्ट एक्सपीरियंस कंसियसनेस सम टाइम कब होता है, जेनरेट कब होता है, जब आप कोई एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं या फिर उस वर्क के साथ रिलेटेबल हैं या फिर वो उस वर्क में आप इनकॉर्पोरेटेड है, तभी वो एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं. ठीक है, ये डेफिनेशन है. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मैकेनिज्म. सो मैकेनिज्म और प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन. ये मैकेनिज्म लिखे तो बेटर रहेगा, प्रोसेस तो हर कोई लिखेगा तो उससे बेटर होगा मैकेनिज्म आप लिखिए. ये वर्ड बहुत ही अच्छा लगता है. सो उसको लिखेंगे तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा. थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड भी कभी कभी लिखना चाहिए, बहुत ही ईजी हो जाता है. सो मैकेनिज्म में आवर माइंड, अभी मैंने बहुत कुछ बता चुकी थी जब स्टार्टिंग कर रही थी. जैसे हमारे माइंड में रीडिंग होता है कि नहीं, जस्ट लाइक आपके घर में तो मीटर हो गई, हाँ, मीटर बॉक्स जहाँ पे करंट कितना खर्चा हुआ, कितना यूज़ हुआ, उसकी यूज अप के अकॉर्डिंग मीटर रीडिंग बढ़ते चलता है, बढ़ते चलता है, ऐसा होता है. तो यहाँ पे भी ना वैसी रीडिंग है. दैट मीन्स हम जो भी देख रहे हैं या फिर हम जो भी टच कर रहे हैं, टच के थ्रू भी लर्निंग होता है. तो लर्निंग इज़ पॉसिबल थ्रू ऑल द सेंस ऑर्गन्स. हमने परसेप्शन में ये पढ़ा था, लर्निंग इज पॉसिबल थ्रू द सेंसेशंस. दैट मीन्स परसेप्शन इज डिपेंड ऑन सेंसेशन प्लस मीनिंग. सेंसेशन जस्ट लाइक यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स. नियरली हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज ईयर, नोज स्मेल के लिए, ऑल्फैक्टरी टेस्ट के लिए, देन टच, टेक्चुअल बोल सकते हैं. टच, टच मीन्स हम किसके थ्रू टच करेंगे, स्किन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्किन. सो यहाँ पे टेस्ट वर्ड है, टेस्ट के लिए स्किन है, आपका रिसीव करेंगे, ये सब आपने पढ़ा. तो इसके थ्रू ही क्या होता है ना, लर्निंग पॉसिबल होता है. अगर आप लर्निंग कर रहे हो तो कोई भी टाइप का जो मेमोरी आपने लिया ना, सपोज आप टच के थ्रू बोल रहे हैं, जो ब्लाइंड पर्सन्स होता है ना, ये एक मेमोरी भी है, सेंसोरी मेमोरी. सेंसोरी मेमोरी मीन्स बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन व्हाट यू हैव लर्न. ओके, सो हम जो भी लर्न करेंगे तो वहाँ से हम सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू ही करेंगे. तो दैट इज, आप अगर टच के थ्रू, सपोज कोई एक ब्लाइंड पर्सन, सपोज मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ, तो ब्लाइंड पर्सन कैसे करेगा. अब ब्लाइंड पर्सन को तो कोई वर्ड्स दिखेगा नहीं, कलर्स नहीं दिखेंगे, वो तो सब कुछ को ही ब्लैक दिखेगा, ब्लैक एंड वाइट उसका दुनिया है. तो अभी अगर किसी चीज़ को वो फील कर रहा है, दैट इज थ्रू टेक्चुअल और टच के थ्रू. अभी इसके थ्रू भी वो मेमोराइज कर सकता है. ये इम्पॉर्टेंट थिंग था. ठीक है, सो हमारा ब्रेन इस सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही, बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन, लर्न्स, और learning ability is possible through the sense organs. So sense organs are the most important proponent of our body, or one kind of machines. हमारे बॉडी के लिए मशीन्स हैं जिसके थ्रू we receive some skills or receive some memories or some facts or impressions. अभी क्या हो गया, ये सारी impressions जो है हमारे ब्रेन के अंदर जाएंगे. सो ब्रेन में ना जब ये कंजर्व्ड होता है, दैट मीन्स प्रिजर्व्ड है, कंजर्व्ड है. कंजर्व, हम जब उसे स्टोर करते हैं तो उसे कंजर्व्ड बोलते हैं. प्रिजर्व दैट मीन्स प्रोटेक्शन के बेसिस पे अगर स्टोर करें तो वो प्रिजर्व्ड होता है. यहाँ हम क्या करें, स्टोरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ हमने मेंशन किया कंजर्व. कंजर्व कहाँ होगा, हमारे ब्रेन के इनसाइड में होगा.
अभी ब्रेन में ना दो पार्ट्स हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी जानते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स भी जानते हैं, बिकॉज ये सबके लिए कंपलसरी होता है। ह्यूमन बॉडी सबने पढ़ा है, सब जानते हैं कि ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं। ये दो पार्ट्स के अंदर कुछ पोर्शन क्या करता है, जो मेमोराइज करता है या फिर स्टोरिंग के लिए है। अभी उसमें जस्ट लाइक अगर मैं मोबाइल में कुछ टाइप करूँ तो मोबाइल का खुद का ही कुछ बाइनरी कोडिंग लैंग्वेज होगा, बाइनरी लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, या कोडिंग सीक्वेंसेस होंगे। वैसे ब्रेन में एक कोडिंग सीक्वेंसेस है जिसको बोलते हैं एनग्राम्स। क्या बोलेंगे, ENGRAMS, एनग्राम्स। ठीक है, अभी एनग्राम्स के थ्रू कंजर्व रहता हमारे ब्रेन में। सपोज आपने कोई इमेज देखा, whenever you see something or see something beautiful flower or something, so आप क्या करते हो, उसके इमेज को और इम्प्रिंट मीन्स उसके प्रिंट को आप अपने दिमाग में छाप लेते हैं। दैट मीन्स उसके प्रिंट को आप रख लेते हैं, एंड वो जो प्रिंट रहता है उसको ट्रेस करते हुए कुछ कोडिंग इंफॉर्मेशन बनते हैं माइंड में। वो कोडिंग इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में रहता है, एनग्राम्स के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहेंगे, एनग्राम्स के फॉर्म में रहेंगे, ENGRAMS। ठीक है, ये जो प्रिजर्वेशन है ना, आप कंजर्वेशन बोल सकते हैं, प्रिजर्वेशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज मेमोरी जब बन जाता है उसको हम स्टोर करते हैं या फिर उसको संभाल के रखते हैं। जो इम्पॉर्टेंट मेमोरीज रहते हैं जिसको हमें माइंड से डिलीट नहीं करना चाहिए, जो कोमा पेशेंट्स होते हैं या फिर सपोज कोई एक्सीडेंटली उसका मेमोरी लॉस हो गया, दैट मीन्स वो सारा चीज़ भूल गया। सो उसके जो भी कंजर्व मेमोरीज थे वो डिलीटेड हो गए। ठीक है, सो दिस प्रिजर्वेशन ऑफ द मेमोरी ट्रेसेस बाय आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो भी इंफॉर्मेशन अभी माइंड में ना सेट है, वो इंफॉर्मेशन को कौन पढ़ेगा, दैट मीन्स कोई रीड करने के लिए तो चाहिए ना, वो तो रीडेबल फॉर्म में है नहीं। कोई इमेज को आपने रख लिया तो वो तो रीडेबल फॉर्म में है नहीं। किसी को आपने देखा फॉर द फर्स्ट टाइम, सो वो भी रीडेबल फॉर्म में नहीं रहेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कैरी कौन करता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, मीन्स ऐसे नर्व्स होते हैं। वो नर्व्स कनेक्ट होते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दैट मीन्स आपका जो बैकबोन है, बैकबोन से जो कनेक्ट है ब्रेन का पोर्शन ना, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें स्टोर रहता है। अभी बायोलॉजी थोड़ा हो गया, बिकॉज ये कंसेप्ट ही ऐसा है जहाँ पे बायोलॉजी इंक्लूड हो गए। So these preservation of the memory traces by our central nervous system और brain, simple बोले तो brain, ठीक है, is known as retention of the learned or experienced act। जो भी आपने रिटेंशन किया या फिर जो आपने समझ के रखा उसको आपने क्या किया, फिक्स करके रखा, एंड ब्रेन ने उसको रीड किया। ठीक है, ये पोर्शन लिखने के बाद आप अभी चलेंगे किसमें, स्टेजेस में। हम यहाँ पे स्टेजेस को सेपरेट हेडिंग नहीं देंगे। ये क्वेश्चन में मेंशन रहा कि सेपरेटली मेंशन करो कि स्टेजेस क्या है, देन स्टेजेस आप लोग लिखेंगे। स्टेजेस जो है फैक्टर्स भी वैसे ही है। सो इट इज क्वाइट ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, ये वन काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पे कितने स्टेप्स हैं, टोटल 4 स्टेप्स। सीक्वेंस वाइज लिखना है आपको, अलग अलग नहीं लिखने। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न समथिंग, दैट मीन्स लर्निंग। सो मेमोरी डिपेंड्स अपॉन लर्निंग, ऑलवेज मेमोरी डिपेंड करता है लर्निंग के ऊपर। विदाउट लर्निंग मेमोरी कैन नॉट बी स्टेबल टाइट और कैन नॉट बी प्रेजेंट। आपके माइंड में प्रेजेंट नहीं रह सकते इन द फिक्स्ड वे, so that may be deleted very soon if that is not fixed type or that is not flexible type। so ये eliminate हो सकता है या फिर हमारे ब्रेन से डिलीट हो जाता है। सपोज आपने बहुत ही फ्रिक्वेंटली किसी को जाते हुए देखा, ठीक है, बट आप ना कॉन्शियस माइंड में नहीं थे, नींद में थे, सुबह सुबह आपके घर में कोई आया था एंड चला गया, आप नींद में देखे। तो हम सुबह उठ के क्या करते हैं, मैंने सपना देखा होगा, ऐसा तो कुछ कोई मुझे दिखा नहीं था, ऐसा ऐसा फील आता है। तो ये हो गया अनकॉन्शियस माइंड, हो गया। अगर आप स्टेबल रहते, कॉन्शियस रहते, दैन मेमोरी को आप स्टोर करके रखते।
सो यहाँ पे मेमोरी को फर्स्ट तो हम लर्निंग, देन लर्निंग के बाद रिटेंशन, रिटेंशन के बाद रिकॉल करना है, एंड फिर उसके बाद क्या करना है, रिकॉग्निशन। अभी जो रिटेंशन है ना, रिटेंशन हो गया तो उसको ना क्या करते हैं, रिटेंशन के बाद जो रिकॉल वहाँ तक ठीक है। आप रिकॉग्निशन को मेंशन कर सकते हैं रिट्राइव, रिट्राइव, ठीक है। सो लर्निंग पे आते हैं, दैट इज मैंने एक दो लाइन पहले ही बोल दिया, मेमोरी डिपेंड करता है लर्निंग के ऊपर, बिकॉज आप जो भी फॉर द फर्स्ट टाइम देखते हैं उसको एज ए लर्नड बिहेवियर आप माइंड में फिक्स करते हैं एंड उसको यूज़ करते हैं फॉर द नेक्स्ट टाइम के लिए। किस लिए? फॉर द नेक्स्ट टाइम आप उसको यूज़ करते हैं एज ए पास्ट मेमोरी और पास्ट एक्सपीरियंस। ओके, विदाउट लर्निंग अंडरस्टैंडिंग भी हो नहीं सकता। कोई भी चीज़ को आप अगर ABCD नहीं जानते या फिर आप अगर वर्ड्स मेकिंग नहीं जानते तो आपको मैं इतना समझाऊँ, कुछ समझ नहीं आएगा। सिंपल है। वैसे ही तो लर्निंग के थ्रू बहुत कुछ पॉसिबल होता है। उसके बाद है रिटेंशन। अब रिटेंशन को क्या मेंशन कर सकते हैं हम, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं स्टोरेज। सो कीपिंग द लर्न थिंग्स, अभी देखिए ना एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड है, मतलब लर्निंग के साथ कनेक्टेड कौन है, रिटेंशन। सो लर्निंग अगर पॉसिबल हो गया उसके बाद हम उसे रिटेन कर सकते हैं, मतलब फिक्स करके रख सकते हैं। सो कीपिंग द लर्न थिंग्स इन द ब्रेन इज इट्स स्टोरेज और रिटेंशन। मतलब कोई चीज़ को ना, बहुत अच्छा चीज़ जो आपके लिए बहुत अच्छा है या फिर आप चाहते हो उसे स्टोर करके रखें, तो आप क्या करते हैं, पूरा अच्छे से उसको संभाल के रखते हैं। वैसे ही है, लर्निंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको संभाल के रखा जाता है या स्टोर किया जाता है। इफ द, यहाँ पे इफ द डबल हो गया, थोड़ा करेक्शन करिएगा। इफ द रिटेंशन पावर ऑफ ए पर्सन इज वीकन, और जस्ट लाइक किसी का रिटेंशन पावर, कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, जितना भी पढ़ लो वो भूल जाता है, जितना ज़्यादा हो जाता है वो भूल जाते हैं, तो उनके लिए क्या इश्यूज होगा बताइए। अभी इफ द रिटेंशन पावर ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन का रिटेंशन पावर बहुत वीक हो गया है, हिज और हर रिलेटेड टू मेमोरी, उसके रिलेटेड जो मेमोरीज हैं वो क्या हो जाएंगे, मेमोरी ऑल्सो वीक है। मतलब अगर उसका लर्निंग कैपेसिटी वीक है तो मेमोरी कैपेसिटी भी वीक रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर बच्चों के बारे में एग्जाम्पल्स दे सके तो आप दे सकते हैं। सपोज एक छोटे बच्चों को आप राइम रिसाइट करके बता रहे, तो कुछ बच्चे होंगे आप वहाँ पे कंपेयर करके दिखा सकते हैं। सम स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड क्विकली रिसीव दैट राइमिंग sentence, and some students are very poor in their memory so that they cannot receive it. ऐसे एग्जाम्पल्स दे दीजिए, दो दो लाइन का एग्जाम्पल्स हो गया, खत्म। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ना, ये जो रिटेंशन एबिलिटी है, दैट मीन्स हम जो बच्चों के अंदर देख रहे हैं कि सारे बच्चे इक्वल नहीं है, सारे बच्चों का कैपेसिटी अलग अलग है, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस। So on the basis of individual difference, all the persons are different on their memory and they are retrieve all the memories as per their need or as per their IQ level. इतना मेंशन कर सकता है। उसके बाद रिकॉल करना, दैट मीन्स मुझे जो पहले से पता है उसको मैं एज ए पास्ट एक्सपीरियंस यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पे, और उससे पहले प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है मेरे पास उसको यूज़ करना, उसको याद करना। ठीक है, रिमेंबरिंग, रिकॉल मीन्स वन काइंड ऑफ रिमेंबरिंग, एक चीज़ में हम बोल सकते हैं इसको रिमेंबर करना। तो रिमेंबरिंग ए प्रायर एक्सपीरियंस इज इट्स रिकॉल, रिमेंबरिंग इज द प्रायर एक्सपीरियंस इज इट्स रिकॉल, मीन्स उसी को हम बोलते हैं रिकॉल करना। रिमेंबरिंग क्या है, इसको और भी सिंपल बोलूँ तो रिमेंबरिंग इज वन काइंड ऑफ prior experience which is used to recall, which is used to recall। तो ये सिंपल थोड़ा लगा होगा। recall is such a mental process, ये वन काइंड ऑफ मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, जो कि कॉन्शियस माइंड में आप पास्ट इंसिडेंट्स को या फिर पास्ट वर्क्स को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, विदाउट प्रेजेंटिंग फिजिकल स्टिमुली, अभी का कोई भी स्टिमुली नहीं चाहिए। दैट मीन्स आपको कोई थप्पड़ नहीं मारेगा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा कि आपको याद करना है, बहुत टॉर्चर करके याद करें, ऐसा नहीं। आप फ्रिक्वेंटली उसको यूज़ करते हो उस एक्सपीरियंस को, इसलिए वो रिकॉल आ गया। जस्ट लाइक होता है ना, कभी कभी
सेम टाइप के थॉट्स आ जाते हैं माइंड में, तो ये हो गया रिकॉलिंग टाइप, बिकॉज आप उसको सोच रहे थे तो वो आ गया वैसे टाइप। अभी रिकॉलिंग ना टू टाइप्स के हैं, दैट इज नेचुरल एंड सेकेंड वन इज रिफ्लेक्टिव। नेचुरल क्या है? नेचुरल और बोल सकते हैं डिस्पोजिशनल। डिस्पोजिशनल आपने ऑलरेडी डिस्पोजिशनल पढ़ा था। नेचुरल मीन्स जिसके लिए आपको फोर्स नहीं चाहिए और एक्स्ट्रा स्टिमुली नहीं चाहिए, वो नेचुरली आता है। कुछ कुछ होता है ना रिकॉलिंग टाइप्स, हाँ मुझे खाना बनाना है, ये खाना मैंने पहले वन टाइम बनाया है बट मुझे याद नहीं आ रहा किया था, 2 सेकंड के अंदर वो याद आ गया, अच्छा मैंने ये डाला था। ये नेचुरल थॉट्स मतलब फ्री फ्लो, डायरेक्ट आ गया माइंड में। और कुछ है कि रिफ्लेक्टिव टाइप और डेलिबरेटिव टाइप। डेलिबरेटिव टाइप, दैट इज डेलिबरेटिव में क्या होता है ना, उसको एफर्ट लगाना पड़ता है, फोर्स, याद आ जा याद आ जा, जो एग्जाम टाइम पे हम लोग करते हैं कि एग्जाम हॉल में जाके ब्लैंक आउट हो गया एंड साथ साथ याद नहीं आ रहा है क्या होगा, तो उसके बाद याद आया बहुत एफर्ट लगाने के बाद कि ऐसा ऐसा करना है, तो वो हो गया डेलिबरेटिव टाइप। ठीक है, अभी नेक्स्ट उसके बाद चलता है। मैम हाँ बोलो, बोलिए बोलिए। बुक में जो टू टाइप्स ऑफ रिकॉल जो है, एक तो स्पोंटेनियस रिकॉल जो है, एक तो डेलिबरेट रिकॉल जो हाँ है। जो स्पॉन्टेनियस है वही तो नेचुरल है। स्पोंटेनियस जो है नेचुरल है, हाँ वही ना। हाँ, जो स्पॉन्टेनियस है वो नेचुरल है, इसको और भी बोलते हैं, और मतलब उसका सीक्वेंस है, नेचुरल बोल सकते हैं या फिर रिफ्लेक्टिव बोल सकते हैं। उस मतलब वर्ड्स के जैसे सीक्वेंस होते हैं ना, उसके ऑपोजिट के भी सीक्वेंस होते हैं, तो ये भी सीक्वेंस टाइप है। नेचुरल के साथ रिफ्लेक्टिव वर्ड आता है, डिस्पोजिशनल के साथ डेलिबरेटिव टाइप आता है, एंड स्पॉन्टेनियस के साथ नॉन स्पॉन्टेनियस आता है। तो उस बुक में अरेंज नहीं था, ठीक है। सो आप अगर स्पॉन्टेनियस लिखेंगे तो उसके ऑपोजिट में आपको नॉन स्पॉन्टेनियस लिखना है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए आप एफर्ट डालेंगे, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। रिकॉग्निशन, अभी तो रिट्राइव करना है, दैट मीन्स लास्ट स्टेज में हम लोग आ गए। इट इज़ ए मेंटल प्रोसेस, सारे मेंटली प्रोसेस हैं, जितने भी आपने उसके स्टेजेस पर है सारे आपके मेंटल प्रोसेस हैं। सो इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल सेपरेट्स और डिस्टिंग्विशेस रिकॉग्निशन और रिकॉग्नाइज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिकॉग्निशन थिंग्स बोल सकते हैं या फिर रिकॉग्नाइज्ड ऑब्जेक्ट्स, एंड प्लेस फ्रॉम अननोन टू न्यू वंस। ऐसे सपोज रिकॉग्निशन बताओ, एग्जाम्पल, आप लोग एग्जाम्पल रिकॉल करते चलना आप लोग भी, बिकॉज जैसे कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है। एक बार हम फॉर द फर्स्ट टाइम हम कहीं घूमने गए, ट्रिप पे गए, एंड पूरे रास्ते को हम देखते देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। उसी रास्ते पे हम लोग 6 मंथ्स के, आफ्टर 6 मंथ्स और 2 मंथ्स के बाद फिर से घूमने जा रहे हैं, तो उसमें से कुछ जगह आपको याद नहीं आएगा, कुछ जगह याद आएगा, कुछ जगह याद नहीं आएगा, बिकॉज अभी के टाइम पे हम लोग तो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, तो उसको फ़ोटो क्लिक करके डाल देते हैं, अदरवाइज़ पहले के टाइम पे उतना कोई रिकॉल नहीं कर पाता था, ठीक है। तो ये होता है रिकॉग्निशन, कि एक प्लेस को या एक ऑब्जेक्ट को हमने अननोन टू न्यू वन, दैट मीन्स एक जगह पे ये अननोन होगा, थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, एक जगह पे आपने देखा नहीं था, फॉर द फर्स्ट टाइम आपने देखा, फिर आपने क्या किया, उसी जगह पे आप फिर से गए तो वहाँ पे फिर से नया नया लगा, वो जगह फिर से नया नया लगा। तो ये रिकॉग्निशन होता है कि आप उस जगह पे पहले गए थे, फिर सेकंड टाइम गए, तो आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये प्लेसेस, ये जगह, ये सब कुछ यहाँ पे ऐसे ही था, अगर आपको याद आ गया, दैट इज़ रिकॉग्निशन। समटाइम्स क्या होता है, आप जैसे कि मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, बचपन में हम लोग करते थे, तो एक एक क्वेश्चन क्या है ना, एग्जाम्स में पूरे डायरेक्ट आ जाते थे, तो हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए रहते हैं, इसलिए वो रिकॉल हो जाता है, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, हाँ ये क्वेश्चन का तो मैंने कल ही किया था, तो आ गया, हमने लिख दिया, ऐसे। सो वैसे टाइप की चीज़ों को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन। अभी देखिए मैंने कुछ डायग्राम्स दिए हैं, हाउ डज मेमोरी वर्क, कैसे मेमोरी वर्क करता है। सो ये 3 चीज़ें हैं, दैट इज़ एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, ठीक है। एनकोडिंग, दैट मीन्स एनकोडिंग में क्या आएगा, मेमोराइज करना, ये परसेप्शन के बेस्ड है, यहाँ पे सेंस ऑर्गन यूज होंगे।
स्टिमुली इम्पॉर्टेंट है, ये स्टिमुली के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट मीन्स विदाउट स्टिमुली यहाँ पे नहीं हो सकता। फॉर द फर्स्ट टाइम हम कोई चीज़ को देख रहे हैं, ये चीज़ मैं बता रही हूँ। एनकोडिंग पॉइंट, ठीक है। बेस्ड ऑन और बेस्ड ऑन होगा, यहाँ पे करेक्शन करिएगा, बेस्ड ऑन परसेप्शन एंड स्टिमुली डिपेंडेंट, स्टिमुली के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद आता है कि आपने कोई चीज़ को मेमोराइज कर लिया, लर्न कर दिया, तो उसको हम स्टोर करेंगे। सो स्टोरेज कौन से फॉर्म में होता है? प्रोसेस ऑफ रिटेंशन के थ्रू स्टोर्ड हो जाएगा, माइंड में फिक्स्ड हो जाएगा। अभी लास्ट में रिट्राइव करना, दैट मीन्स प्रीवियस एक्सपीरियंस को अगेन यूज करना कि ये चीज़ आपने किया है कि नहीं, रिकॉग्निशन के लिए। सो गेटिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ मेमोरी, तो यहाँ पे आप जो चीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसको आप यूज़ करेंगे फर्दर टू चेक वेदर दिस ऑकर फॉर द फर्स्ट टाइम और फॉर द सेकेंड टाइम, रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये पहले हो चुका है या फिर अभी फिर से होगा। सो ऐसे थिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन आया अभी सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी अभी ना बुक्स में एक आध एक्स्ट्रा जो था उसके साथ मैंने और भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ा है, ठीक है, समझने के लिए। आप जैसे समझ जाएंगे उसको 2 लाइन लिखे, 3 लाइन लिखे चलेगा, बट पहले समझना इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज ना टाइप्स ऑफ मेमोरी में सबका सेम हो जाता है, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट देखिए, हम ना अभी कंपैरिजन कर करके पढ़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, फर्स्ट क्या आता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। आपको क्या लगता है ये हमारा कौन से टाइप में आएगा? मैं हीरो का नाम बोल रही हूँ, आमिर खान, गजनी, मूवी गजनी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसको कुछ मिनट्स का बाद याद रहा, उसके बाद वो भूल जाता है, इसलिए वो पिक्चर्स क्लिक करता था, वैसे टाइप का कुछ है। बट यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपको कुछ जो कोई भी चीज़ आपने देखा या थॉट्स आया, ये 15 to 30 सेकेंड्स आपके माइंड में रहेंगे। एक इंफॉर्मेशन देती हूँ, फैक्ट दे बोलती हूँ कि बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा गया है कि पूरे दिन में एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन रिसीव करता है, कुड रिसीव अबाउट 7 बिलियंस थॉट्स, ठीक है। 7 बिलियंस थॉट्स उसके माइंड में आते हैं, उसमें से ओनली 10,000 तक का थॉट्स किसी किसी के माइंड में रह जाता है जिसका मेमोरी बहुत शार्प है, अदरवाइज सारे थॉट्स वैनिश्ड हो जाता है, ठीक है। मतलब आप लोग कभी भी थिंक करें कि हम लोग रिलैक्स हैं, रिलैक्स कभी नहीं है। एंड ड्रीम्स, उसी के बेसिस पे रात को ड्रीम्स आते हैं, जो आपने पूरे दिन में सोचा, बट सोचने का टाइमिंग होता है। दैट मीन्स एक थॉट के लिए आपने 1 घंटा लिया, कुछ थॉट्स के लिए आपने 5 सेकेंड्स लिया, तो 5 सेकेंड्स वाले तो चले गए, बहुत जल्दी वैनिश्ड हो गए, तो इसलिए आप रिकॉल नहीं कर पाते कि ये चीज़ कब हो गया था। इसलिए लगता है कि कोई कोई चीज़ रिपीटेट हो रहा है या फिर ये चीज़ पहले भी हो चुका है, ऐसा फील आता है, ये थॉट्स पहले आ चुके हैं, ऐसा लगता है। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी हैज़ ए लिमिटेड ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन बहुत ही कम है, 15 to 30 सेकेंड्स के लिए। वो एक साइंटिस्ट का नाम आपकी बुक में मेंशन्ड होगा, फर्स्ट टाइम वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर किए थे मुरे। सो उनका नाम उतना याद रखना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज उनका कंसेप्ट आता नहीं है जल्दी से, आप ओनली टर्म्स वाइज याद रखिए, वो इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म मेमोरी 15 to 13 सेकेंड्स के लिए रहेगा। एंड इसमें बोला गया है कि आप जब वर्किंग रहते हैं, दैट मीन्स एक मेमोरी के साथ आप वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम पे एक मेमोरी में 7 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आ सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट के अकॉर्डिंग 7 टाइप के इंफॉर्मेशंस आपको मिल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का कैरेक्टर है। फिर उसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। अभी देखिए, शॉर्ट में आप बहुत जल्दी भूल जा रहे थे, तो लॉन्ग में लॉन्ग टाइम तक आप क्या कर सकते हैं, उसको पकड़े हुए रह सकते हैं, या फिर लॉन्ग टाइम तक, अनलिमिटेड पीरियड तक आप रिटेन कर सकते हैं। सो ये इसका लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस है। सो LTM or long-term memory has an unlimited capacity and a very long duration. It is virtually limitless and based on angular gyrus. अभी gyrus क्या है? सो gyrus होता है ना आपके मतलब ब्रेन में। सो मैंने देखे ना ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है, तो ये सारे मार्क्स क्यों हैं ऐसे मैंने राउंड राउंड करके बनाया, बिकॉज ना
ये ऐसा है, तो बीच में ना और भी छोटे छोटे ग्रुप लाइक और थोड़े से बल्जी टाइप मार्क्स होते हैं, जस्ट लाइक आप ब्रेन के ऊपर छोड़ रहे हैं तो ये पूरा स्मूथ लगता है, या फिर जो पूरा बाल्ड होते हैं उनका स्मूथ रहता है, बट इनर के इनसाइड में सॉरी ये कैप्सूल लाइक है या कवरिंग टाइप है। इस बॉक्स के नीचे आप अगर देखेंगे तो आपका ब्रेन थोड़ा सा कहीं पे घुस गया है, कहीं पे निकल गया है, जस्ट लाइक एजवेस्टस देखे ना कैसे ग्रुप्स रहते हैं, फिर थोड़ा सा ऑब्लिक रहता है या फिर बल्जिंग आउट रहता है, फिर से घुस गया, फिर से ऐसा रहता है, तो ऐसे रहते हैं, तो उसको हम लोग मेंशन करते हैं गायरी एंड सल्सी। अगर सिंगल हो गया गायरस एंड सल्कस ऐसे मेंशन होता है, उस पोर्शन को हम मेंशन करते हैं, वैसे पोर्शंस को। तो यहाँ पे जो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है वो किस लिए होता है ना, एंगुलर गाइडस, जो एंगल क्रिएट करके ये गाइडस सब ऐसे ग्रुप लाइक बनाए हैं, उसके वजह से मेमोरी लॉन्ग टाइम तक रहता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी आपके बुक में सबसे लास्ट में है, बट यहाँ पे आपको मैंने पहले दे दिया बिकॉज ये सबसे इम्पॉर्टेंट था सेंसरी मेमोरी, बिकॉज यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं। सो we extend the duration of perception of stimuli. So whenever we receive some stimuli through the different sense organ and we recognized or transformed that encoded memory into retrieval form or storing form, दैट इज नोन एज सेंसरी मेमोरी। कोई भी कंसियस माइंड में अगर सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके हम मेमोरी रिसीव करते हैं एंड उसको हम स्टोर करके रखते हैं फर्दर यूज़ करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सेंसरी मेमोरी। तो यहाँ पे देखिए सेंसरी मेमोरी कितने टाइप्स में आता है। सो यहाँ पे टोटल 5 टाइप्स। सो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कितने टाइप्स के हैं। ऑडिटोरी, सो ऑडिटोरी में क्या होगा, मेमोरी ऑफ ऑडिटोरी इम्प्रेशन। ऑडिटोरी मीन्स बोलना या सुनना, ये बोलने सुनने दोनों में जाएगा। ठीक है, ऑडिटोरी मीन्स ऑडिटोरियम बोलते हैं, या ऑडिटोरी मीन्स ऐसे में बोला जाता है सुनने के लिए, बट यहाँ पे बोलने के साथ सुनना होगा, मीन्स स्पीच थेरापी। स्पीच थेरापी में ईयर एंड आपके माउथ दोनों इन्वॉल्व होते हैं, वोकल कॉर्ड भी इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम ऑडिटोरी बोलेंगे। तो यहाँ पे सुनने का जो थिंक है एंड बोलने का भी जो कैपेसिटी है इंक्रीज होता है यहाँ पे, और उसके बाद इसके थ्रू आप मेमोराइज करते हैं, जस्ट लाइक कोई चीज़ को रिपीटेडली पढ़ना। हाँ, अपराजिता मैम ने पूछा था कि ये सबको कैसे लिखेंगे, तो मैम इंडिविजुअली आप जैसे एक एक मेंशन करें उसके बाद एक एक छोटे बच्चे का एग्जांपल्स दे सकते हैं, जस्ट लाइक ऑडिटोरी इम्प्रेशन के थ्रू पढ़ रहा है, तो कोई एक बच्चा जस्ट लाइक टेबल को पढ़ रहा है ना, तो वो रिपीटेशन करता है, हाँ 2 2 4 2 2 4 2 2 4 ऐसे कर रहा है, तो रिपीटेडली जब करता है तो वो सुन भी रहा है, तो उसके माइंड में ये मेमोराइज्ड हो रहा है कि ये ऐसे पढ़ने से रिपीटेशन के थ्रू ये हो पाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। विजुअल है, विजुअल मीन्स कोई भी चीज़ को आपने देखा एंड उसके थ्रू मेमोराइज किया, दैट मीन्स एक छोटा बच्चा कोई कार्टून देखा एंड उससे वो इन्फॉर्मेशन को, इमेजेस को, टॉम एंड जेरी, एक छोटे छोटे बच्चे भी टॉम एंड जेरी जानते हैं, इवन अभी के जो डॉग्स होते हैं या कैट्स होते हैं, पैट्स के थ्रू रहते हैं हमारे घर एज अ पैट, वो बहुत ही टैलेंटेड होता है एंड वो भी गेम खेलते हैं, वो भी समझ पाते कितना है, तो वो भी ऐसे ही मेमोराइज करते हैं, इमेज को वो ट्रेस करके माइंड में फिक्स कर लेते हैं। देन टेक्चुअल, ये मैंने बोला था टच के थ्रू, ये स्पेशली ब्लाइंड पर्सन्स के लिए है, स्पेशली ब्लाइंड पर्सन्स के लिए, हमारे लिए भी है, बट हमारा क्या होता है ना, जब सारे सेंस ऑर्गन्स कंप्लीटली यूज हो रहे हो दैन सब में बढ़ जाता है मेमोरी का जो वर्क है वो, बट जब एक पर्सन ब्लाइंड है दैट मीन्स वो उसका विजुअल एक सेंस ऑर्गन बंद हो गया तो दूसरे सेंस ऑर्गन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है ऐसे। सो यहाँ पे उसका टेक्चुअल, टेक्चुअल मीन्स बाय टच, और मेमोरी ऑफ टच मतलब मेमोराइज करना थ्रू द टच। ऑल्फैक्टरी, ये स्मेल के थ्रू, स्मेल के थ्रू आप मेमोराइज किया, जस्ट लाइक परफ्यूम का सेंट। बच्चों के लिए बोलना चाहते हैं तो परफ्यूम तो उनको उतना ही नहीं होगा, सो आप बोल सकते हैं डिलीशियस फूड। whenever a child see some delicious food, he or she starts salivation.
ऐसे मेंशन कर सकते हैं. एंड ही or she after eating some food say delicious, it's yummy or delicious, and retain all the memory of that food in their mind. ऐसा मेंशन कर सकते हैं एग्जाम्पल्स में. ठीक है. उसके बाद या फिर स्वीट्स को लेके कर सकते हैं, कोई भी खाने को लेके करिएगा. गैस्ट्रेटोरी दैट इज टेस्ट, टेस्ट के थ्रू. तो स्मेल के लिए जो होगा टेस्ट के लिए भी वही होगा. अगर स्मेल के लिए फ्लावर के ऊपर जा रहे तो टेस्ट के लिए आप स्वीट्स के ऊपर चल सकते हैं. सो गैस्ट्रेटोरी मीन्स मेमोरी थ्रू टेस्ट. देन अभी आया और एक है छोटा सा, ये है रोड लर्निंग, दैट मीन्स रट्टा मार और क्रैमिंग टाइप. ओके, हियर थिंग्स आर लर्नड विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग. बच्चे कुछ नहीं समझते हैं, उनको रट्टा मरवाया जा रहा है. वो हाँ, 2 2 4, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ऐसे रिपीटेडली बोलते जाएंगे. सो उनको ऐसे ही मेमोराइज करना पड़ता है. बचपन में सारे लोग ऐसे ही मेमोराइज करते हैं रिपीटेडली, बिकॉज उनको समझ नहीं आता, उनका माइंड उतने लेवल में काम नहीं करता. देन और भी आ रहा है, दैट इज डिक्लेरेटिव मेमोरी और एक्सप्लिसिट मेमोरी. ये आपके बुक में है नहीं, और इसको हम समटाइम्स बोलते हैं. क्यों ऐसे मेंशन किया आपको बाद में पता चलेगा, बिकॉज स्टेट एग्जाम्स में इसका दूसरे लेवल में आता है. एक्सप्लिसिट मेमोरी पे क्वेश्चन आया था ऑलरेडी और मैंने किया था, इसलिए मैं इसे मेंशन की एक्सप्लिसिट मेमोरी. बिकॉज एक्सप्लिसिट मेमोरी में अगेन 2 पार्ट्स है जो कि आपके बुक में मेंशनड है, एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमांटिक मेमोरी. ठीक है. वहाँ पे ना एक शॉर्टकट भी शॉर्टकट मेंशन किया गया है, जस्ट लाइक OIRS, WIRES. ठीक है. सो उसको अगर ना भी याद रखे चलेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी 1-2 मेमोरी के टाइप्स को मेंशन नहीं कर रहा है, तो उसको मत याद रखें. सो एक्सप्लिसिट में क्या होता है, आप क्या करते हैं, नोइंग वर्ड और डिक्लेरेटिव टाइप. सो इट इज memory of facts or events and refer to those memories that can be consciously recalled. It consists of information that is explicitly stored, retrieved, and although it is more properly a subset of implicit memory. अभी बोले ये क्या है, कोई भी फैक्ट्स को या मेमोरीज को, सॉरी फैक्ट्स को या इवेंट्स को मेमोराइज करना. कोई एक शादी में गए, शादी बहुत अच्छा लगा, तो आपको क्या मेमोराइज करते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा लगा, मुझे यहाँ का खाना पसंद आया, दुल्हन बहुत सुंदर लग रही थी, ऐसा वैसा वैसा. तो छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग समझना है. सो वो मेमोराइज कैसे करेगा, पापा यहाँ ले गए थे, ये बहुत अच्छा लगा, मुझे स्कूल का फंक्शन अच्छा लगता है, तो इवेंट्स वाइज और फैक्ट्स वाइज वो याद रखता है, उसके साथ जो हुआ है उसके थ्रू वो याद रखता है. एंड इसको हम मेंशन करते हैं 2 पार्ट्स में, जस्ट लाइक एपिसोडिक और सिमांटिक. सिमांटिक मीन्स होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में करना. ऑर्गेनाइज्ड, ये वन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है. जैसे कि सिमांटिक स्ट्रक्चर, लैंग्वेज का सिमांटिक स्ट्रक्चर रहता है वर्ड्स, syllables, then arrangement of words and making into a statement or sentence, then using of different sentence to make a concept or little bit one paragraph. तो ऐसे अगर बनते तो ऑर्गेनाइज्ड हुआ ना, अरेंज्ड हुआ, छोटे से बड़े और बड़े से छोटे, तो उसको हम सिमेंटिक मेमोरी बोलते हैं. एंड एपिसोडिक मेमोरी में क्या होता है, आज का आपने एपिसोड देखा, उसको आपने रिटेन करके रखा, सो कल आप जो देखेंगे उसका इंटरेस्टिंग आपको पता चलेगा कि इंटरेस्टिंग कंसेप्ट क्या है. या फिर आप आगे से ही बोल सकते हैं कि इसका कंसेप्ट ना ये होने वाला है, मुझे तो लग रहा है, ऐसे टाइप का मेमोरीज. अच्छा, एम आई ऑडिबल? क्योंकि आप लोगों ने बहुत टाइम से कुछ नहीं बोला, इसलिए मैं सोच रही पूछ लूँ. ऑडिबल हूँ ना? यस मैम. ऑडिबल हूँ तो ठीक है. अच्छा, यहाँ पे देखिए, इसके बाद ना आप चाहे तो एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमांटिक मेमोरी का एक्सप्लेनेशन को हटा सकते हैं, नहीं चाहिए, बिकॉज सिमांटिक मेमोरी में ऑर्गेनाइज्ड, आप अगर बहुत ही सिंपल वे में लिखना चाहते हैं तो सिमांटिक मेमोरी इज़ वन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी वेयर एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड इन असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग टू असेंडिंग. इतना लिख लीजिएगा, हो जाएगा. ठीक है. अगर भूल गए तो नेक्स्ट टाइम मुझे यहाँ पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा.
ठीक है, बिकॉज और नहीं चाहिए, बहुत टाइप्स के हमने लिख लिए ना, और नहीं चाहिए। एंड एपिसोडिक क्या है, कहीं पे आप घूमने गए हैं, कोई चीज़ आपने देखा, कोई मूवी देख लिया, कोई इमोशनल थिंग्स देख लिया, टाइम्स के रिलेटेड, और ये ना लाइफ चेंजिंग वाले कंसेप्ट आपने देख लिया। जस्ट लाइक एक एक मूवी में वो होता है यहाँ पे अभी मर गया, तो बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा ही आता, अभी तो इस मूवी पे ये इंसान मर गया था, दूसरे मूवी पे जिंदा कैसे हो गया, ऐसे कंसेप्ट आते हैं। तो ये चीज़ सारे को हमने एपिसोडिक मेमोरी में डाला है, ठीक है। एक्सप्लिसिट में दो टाइप्स के, एपिसोडिक एंड सिमांटिक। मैंने ये पोर्शन को बोला कि एपिसोडिक एंड सिमांटिक अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे इम्प्लिसिट मेमोरी। देखिए ये एक्वर्ड तक खत्म हुआ, उसके बाद इम्प्लिसिट मेमोरी, और दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल मेमोरी और नोइंग हाउ। पहले वाला था नोइंग व्हाट, क्या हो गया, अभी कैसे हो रहा है उसको जानना है। ये इट इज द अनकॉन्शियस मेमोरी। एक्सप्लिसिट क्या है, वो कॉन्शियसनेस में होता है, ये अनकॉन्शियसनेस में होगा। अनकॉन्शियस मेमोरी ऑफ स्किल्स एंड हाउ टू डू थिंग्स, particularly the use of objects or movements of the body etc. सपोज होता है ना, आप कभी कभी बैठे हैं, बाई चांस में आपके माइंड में रिकॉल नहीं कर पाए, बट आप चल के कहीं तक चले गए, ठीक है, बट आपको पता नहीं चला कि इतना दूर रास्ता था या कुछ था, आप चल गए। तो ऐसे टाइप का अगर थिंक बाई चांस हो जाता है तो उस टाइप का मेमोरी, मतलब उस टाइप का एक्सपीरियंस जो आपके मेमोरी में फिक्स्ड हुआ, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। ये बच्चों के साथ बहुत टाइम होता है, इसलिए मेंशन किया गया। इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑटोमेटिक सेंसरी मोटर बिहेवियर, ऑटोमेटिक काम हो जाना। कभी कभी जो लोग रात को सोए रहते हैं, चल जाते हैं, वैसे टाइप का जो थिंग्स होते हैं ना, ये भी वैसे ही है। ये बॉडी मेमोरीज है, बॉडी खुद से ही कुछ कुछ काम कर लेता है, बट आपका माइंड कॉन्शियस स्टेट में नहीं है, अनकॉन्शियस वे में है, ठीक है। इतना मेंशन कर दीजिएगा बॉडी मेमोरीज तक, एंड अलाउ अस टू कैरी आउट ऑर्डिनरी मोटर एक्शन ऑटोमेटिकली, इतना लिख देंगे चलेगा, और नहीं लिखना पड़ेगा। सो अभी आते हैं, इतने टाइप्स के आपके मेमोरीज थे, ठीक है। फिर उसके बाद आया इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय। अगर इम्प्रूवमेंट, इसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हाउ वी इम्प्रूव मेमोरी, कैसे हम इम्प्रूव करें, हाउ वी इम्प्रूव मेमोरी फॉर गेटिंग हेल्प इन डिफरेंट कंसेप्ट लर्निंग। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते, घुमा के थोड़ा ट्विस्ट करके देते हैं, बट आ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस मेंशन किए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है उसके पहले ना मैंने हैशटैग दे दिया है, बिकॉज मुझे और कोई सिंबल ज़्यादा दिखा नहीं, तो मैंने हैशटैग दे दिया है। हैशटैग है या फिर @ रहेगा, देखिएगा जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर 1 और ए, दैट इज द टेक्निक्स एंड द मेथड्स ऑफ लर्निंग। कौन से वे में हम पढ़ रहे हैं या कौन से वे में हम समझ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द टेक्निक्स एंड द मेथड्स ऑफ लर्निंग। देन सेकंड में द लर्निंग सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। आप जहाँ पढ़ रहे हैं, अभी कुछ बच्चे होते हैं ना रास्ते में बैठ के भी पढ़ लेंगे कहीं पर भी, कुछ लोग होते हैं बहुत ही अलोन में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे ही कंसेप्ट को वन टाइम रीड कर लिया हो गया। सो ऐसे टाइप के बहुत सारे वेराइटीज़ आपको मिलेंगे। तो ये सारे एनवायरमेंटल एंड लर्निंग सिचुएशंस हैं। फिर उसके बाद आता है द लर्नर स्टेट ऑफ माइंड एसोसिएशन। ये एसोसिएशन के बाद आपका कॉलन होता, कॉलन मार्क मिसिंग हो गया। सो द लर्नर स्टेट ऑफ माइंड एसोसिएशन, एसोसिएशन इज द टेक्निक फॉर memorization in which a new information that needs to be memorized is associated or linked to information that is not likely to forget। ठीक है, सपोज मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ आपको। सपोज आपको कहीं पे एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है, तो आपको क्या क्या ले जाना है। कभी हमने एडमिट कार्ड बोला, बहुत ही रेयर केसेस में हुआ होगा या फिर होता ही नहीं है, एडमिट कार्ड हम कभी नहीं बोलते क्योंकि उसको हम बार बार लिंक करके पूछते हैं। तो ये हो गया एसोसिएटिव टाइप। आपके एग्ज़ाम्स के साथ एडमिट कार्ड फिक्स्ड है, आप जानते हैं कि उसको भूल जाऊँ तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगा। सो दैट इस टाइप का भी जो मेमोराइजेशन है ये होता है कि लर्नर स्टेट ऑफ माइंड।
हमारा स्टेट ऑफ माइंड ऑलवेज एसोसिएटिव टाइप होना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपके ना बुक में लास्ट में मेंशन किया गया, ये क्वेश्चन जहाँ पे ख़त्म हुआ है सबसे मतलब लास्ट में ये इससे मेंशन किया गया, दैट इज़ द निमोनिक्स। निमोनिक्स मेंशन है बट एम से स्टार्ट हुआ है, मेनिमोनिक्स नहीं हो सकता, ये निमोनिक्स है। निमोनिक्स ये डी में मेंशन है, देखिए डी में मेंशन क्यों मैं। निमोनिक्स आर टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो हम कोई ऑब्जेक्ट को या फिर कोई इमेज को ऐड करेंगे हमारे मेमोरी के साथ, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ मैं ऐड कर दूंगी इस चीज़ को। सपोज़ मुझे कोई चीज़ को रटना है, ठीक है, अभी अगर रटने के साथ मुझे छोटे बच्चों को अगर एग्जाम्पल्स देना चाहते हैं, छोटे बच्चों को अगर कोई एक हम कहाँ मतलब कोई भी जगह का बारे में हम याद दिलाना चाहते हैं, दैट इज़ सपोज़ ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं बट ताजमहल के बारे में उतना कुछ उसे पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फटाफट उसको क्या करेंगे कि ताजमहल का पिक्चर्स दिखा देंगे। सो ताजमहल का जैसे ही वो पिक्चर देखेगा वो रिकॉल कर लेगा कि ये ताजमहल है। सो ऐसे करने से हमारे माइंड में फिक्स्ड हो गया एंड मैं कभी इसको भूलूंगा नहीं, ताजमहल ऐसा होता है इसलिए ताजमहल को देखो एंड पढ़ो, ऐसे टाइप का। जैसे कि हम लोग स्कूल में बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करते हैं। अगर बच्चों को स्वीट्स के बारे में नहीं पता हो तो स्वीट्स दिखाओ तो वो रिकॉल कर लेते हैं, या फिर बच्चों को अगर पता नहीं है कि कैसे एक ड्राइंग बनाना है तो ड्राइंग का जो मतलब थीम है या फिर एक हम झंडा दिखा दे तो वो थोड़ा बहुत बनाते हैं, वो चीज़ को हम बोलते हैं क्या, निमोनिक्स। इसका एग्जाम्पल मेंशन किया गया भी है आपके बुक में, दैट इज़ भिवक्योर। भिवक्योर आपके बुक में मेंशनड होगा भिवक्योर, या फिर लास्ट में देखिए भिवक्योर रहेगा। भिवक्योर मीन्स जो हम रेनबोज के कलर को मेंशन करते हैं ना, तो रेनबोज के कलर को बच्चों को रिकॉल करवाने के लिए ये सिस्टम है कि हाँ रेनबोज में ऐसे कलर्स हैं, सो दैट ऐसे ऐसे करने से हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके साथ हम क्या करेंगे सो आपको कैसे याद रखना है कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी, एंड ग्रीक वर्ड में इसका मीनिंग है ऐड टू मेमोरी, वन काइंड ऑफ ऐड है, जस्ट लाइक टीचिंग एड्स होते हैं, ये भी वन काइंड ऑफ एड्स है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके मेमोरी को। सो बाय नेम और फ्रेजेस ये रिमेंबर करने में हेल्प करता है। तो इसको और भी टर्म है नेमोनिक्स के टर्म्स हैं एक्रोनिम। एक्रोनिम के थ्रू हम नेम्स को यूज़ करेंगे या फ्रेज को यूज़ करेंगे कोई भी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए। सो अभी चलते हैं कौन से मेथड में आ गए। देखिए मैंने दो चीज़ को एक साथ लिखा है बिकॉज आपको थोड़ा सा छोटा करने के लिए मतलब हेल्प हो जाएगा, दैट इज़ इम्प्रूविंग your memory or how to improve your memory or what types of methods should be used to improve your memory। तो methods भी आ गया तो ये सब को ही लिखना है, अगर नॉर्मल में भी आता है तो आपको यही सब लिखना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने नेक्स्ट मेंशन किया है चंकिंग मेथड ऑफ लोसाई, और बोल सकते हैं लोकी, ये लॉकी नहीं है, दैट इज़ आपके ब्रेन में लोकस है। ऑडिबल हूँ मैं, ऑडिबल हूँ, यस और नो? ऑडिबल हूँ, यस और नो? एम आई ऑडिबल? Am I audible? Okay. हाँ इम्प्लिसिट मेमोरी है बट एक्सप्लिसिट नहीं है, तो एक्सप्लिसिट के
मतलब अलग वे में वहाँ पे लिखा गया है एपिसोडिक मेमोरी, तो उसको ऐड करके लिख दीजिएगा, ठीक है, एक साथ। आई एम नॉट ऑडिबल, ओके। ओ नाइक से नहीं कॉल किया था, कट गया, फिर उसके बाद अभी ऑडिबल हूँ, नाउ आई एम ऑडिबल और नॉट? और थोड़ा सा चाहिए, 5-10 मिनट। ऑडिबल हूँ अभी? बिकॉज ये टर्म आया है दैट इज लोसाई और लोकी बोल सकते हैं, लोकस वर्ड से आया, ठीक है, लोकस वर्ड से मेंशन किया गया है। सो चंकिंग मेथड ऑफ लोकी और लोसाई, द वर्ड लोकी मीन्स लोकेशन, लोकस मीन्स भी लोकेशन होता है या फिर प्लेसेस होता है, लैटिन टर्म्स में इसको बोला जाता था लोकेशन या लोसी, और उसको भी हम बोलते हैं इंडियन वर्ड में बोल लीजिए प्लेसेस, और इंग्लिश वर्ड में उसको प्लेसेस मेंशन कर सकते हैं। सो ये जो मेथड है दैट इज मेथड टू अज्यूम द लोकेशन, लोकेशन को हम समझेंगे, मेमोराइज करेंगे क्या, जो लोकेशन को समझने के लिए। जैसे कि एक बचपन में ना एक कार्टून आता था डोरा बोल के, डोरा समथिंग वो घूमने जाती थी एंड वहाँ पे वो कुछ कर देती थी, तो उसको सॉल्व करने के लिए वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को यूज़ करते थे। जस्ट लाइक एक जंगल पार करना है तो मैप्स का यूज़ करेंगे, अगर एक पानी में फंस गए तो वहाँ से कैसे जाएंगे, तो वो सारी चीज़ वो करती थी, ठीक है। ये हो गया आपका चंकिंग मेथड ऑफ लोसाई। कोई भी चीज़ अगर नहीं हो रहा है तो छोटे छोटे अमाउंट में, चंक्स मीन्स होता है ना, जस्ट लाइक हम लोग खाते हैं सोयाबीन चंक्स, छोटे छोटे अमाउंट में दीजिए। तो छोटे छोटे अमाउंट में अगर डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ करके अगर बच्चों को समझाया जाए डिफरेंट लोकेशंस के बारे में, तो वो बहुत जल्दी रिसीव करते हैं, उसको बोलते हैं हम चंकिंग मेथड ऑफ लोसाई और लोकी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट। ये तो जानते हैं बच्चों का अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहा या फिर कोई भी पर्सन का कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा एंड उसको करने के लिए बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फॉर प्रॉपर मेमोराइजिंग इंटरेस्ट इज अ टॉपिक और सब्जेक्ट इज एसेंशियल। अगर मैं टॉपिक के हिसाब से देखूँ या सब्जेक्ट के हिसाब से देखूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ना हो तो कुछ नहीं होगा। सो दिस इज अ पॉपुलर सेइंग, एक पॉपुलर थॉट आया है, फ्रेज है, दैट इज टेक द हॉर्स टू वाटर फॉर ड्रिंकिंग बट वी कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। हम पानी पिलाने के लिए ले जा सकते हैं घोड़े को, बट घोड़े को बोल नहीं सकते तुम पानी पियो, ठीक है, वो पानी खुद से पिएगा, हम ले जा सकते हैं बस। सो उसका अगर इंटरेस्ट आया, इफ वो इंटरेस्टेड नहीं है वो नहीं पिएगा। वैसे ही बच्चों के साथ होता है। सो सिमिलर इज द केस विद द चिल्ड्रन। ओके, देन आते हैं रिपीटेशन में, बार बार वही है क्रैमिंग टाइप और रोट लर्निंग, रिपीटेशन। सो रिपीटेशन एंड इट्स क्वालिटी अफेक्ट मेमोराइजिंग। अगर आप रिपीटेशन करें कोई चीज़ को, अगर हम लोग बार बार रिपीट करें बट उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हाँ 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 ऐसे ही बोलते जाओ तो कुछ नहीं होगा। बहुत इंटरेस्टिंग वे में 2 डिफरेंट कलर्स के कुछ मैंने रख दिया एंड उसको बोला कि इसको 2 दूना 4 बनाओ और 2 2 4 बनाओ, तो क्या होगा, वो इंटरेस्ट के साथ मेमोराइज करेगा चीज़ों को एंड अरेंज करेगा। तो सेवरल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इसके साथ हो चुका है रिपीटेशन के थ्रू, जो कि आपने पढ़ लिया है ट्रायल एंड एरर में। ट्रायल एंड एरर थ्योरी को थॉर्नडाइक ने किया था एंड रिपीटेशन के थ्रू हर एक चीज़ को हम मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। मेमोराइज बहुत ही इजी हो जाता है रिपीटेशन के थ्रू। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज रिसाइटेशन, रिसाइट करना बच्चों को। इन दिस मेथड द लर्नर ट्राइज टू रिसाइट एंड रिकॉल द सब्जेक्ट मैटर विदाउट लुकिंग एट द पेपर। यहाँ तक आप मेंशन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ना बच्चे क्या करते हैं, टाइम टू टाइम चेक करेंगे कौन सा थॉट उसके पास आया या कौन सा नोट्स उसके पास आया एंड उसको सिर्फ बोलना है एंड प्रैक्टिस करना है, रिसाइट करना है, मतलब मुंह पे उसको दोहराना है एंड रिकॉल करना है, मेमोराइज करना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग बाय एक्टिविटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग।
हम खुद से अगर कुछ चीज़ करते हैं, लर्न करते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके, दैन बहुत एक्टिवली मेमोराइज कर सकते हैं हर एक चीज़ को। जस्ट लाइक छोटे बच्चे मेमोराइज करते हैं हर एक चीज़ को, हर एक थॉट्स को बहुत एक्टिव वे में, कन्वीनियंट वे में। तो रिपीटेशन मेथड यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड रिपीटेशन मेथड लर्निंग बाय डूइंग में भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये चीज़ छोटा मोटा चीज़ है, दैट इज़ अ बैरियर्स टू मेमोरी। कौन से बैरियर्स हैं वो देखिए। बहुत सारे बैरियर्स हैं मेमोरीज़ के, ठीक है। मेमोरी, जब आप कोई चीज़ को मेमोराइज कर रहे हैं ना, तो उसमें बैरियर्स आते हैं। अगर आपका तबीयत खराब हो, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वीक, देन वी आर नॉट एबल टू मेमोराइज एनीथिंग। सपोज़ मुझे बहुत ही तबीयत ख़राब लग रहा है एंड मुझे नींद आ रही है, तो मैं मेमोराइज़ कैसे करूँ? सो ये होता है। एंड फिजिकल मेंटल हेल्थ ऑलवेज नीड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ अ मोटिवेशन। आपको अगर मैं मोटिवेटेड कर दूँ, बहुत स्ट्रांगली मोटिवेटेड कर दूँ, येस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप में अंदर पोटेंशियल है, आप मेमोराइज कर सकते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो, दैन ये पॉसिबल हो सकता है कि इसके थ्रू आप पढ़ाई को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ले एंड पढ़ें, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ और क्या है, दैट इज़ लास्टली सब्जेक्ट मैटर। अभी सब्जेक्ट मैटर देखिए, आप एक छोटे बच्चे तो है नहीं, सो आपको अगर मैं सब्जेक्ट मैथड बहुत ही इजी वे में दूँ, ठीक है, बहुत इजी वे में दूँ, एंड वो इजी कंसेप्ट आपको लगे कि इससे ज़्यादा इजी आपके पास और भी कुछ है, तो आप क्या करेंगे, उसी को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्वियस उसी को सिलेक्ट करेंगे, एंड डिफ़िकल्ट जो चीज़ लगा उसको आप रिमूव कर देंगे या फिर उसको हटा देंगे। सो जब छोटे बच्चों के केस में भी आता है ना, जो चीज़ बहुत इजी लग रहा है वो फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, एंड जिसमें वो क्लियर नहीं है, सब्जेक्ट मैटर इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो वो क्या करते हैं, हटा देते हैं। सो चाइल्ड मेमोराइज सब्जेक्ट मैटर इजीली। मेथड ऑफ लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है कि मेथड ऑफ लर्निंग हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन मेमोरी। इफ द मेथड सुइटेबल टू द सब्जेक्ट इज नॉट एडेप्टेड, अगर हम सुइटेबल मेथड यूज़ ना करें बच्चों को पढ़ाने के लिए, दैन क्या होगा, मेमोराइजेशन बच्चे करेंगे विदाउट नोइंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ को जाने बिना वो मेमोराइज करेंगे, इतना करिएगा और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारे टेस्टिंग प्रोसेस है, ये है वो सब नहीं लिखना है, चलेगा। लास्ट में इंडिकेशन ऑफ गुड मेमोरी। गुड मेमोरी का इंडिकेशन क्या क्या है उसको एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ रैपिड लर्निंग। जो गुड मेमोरी जिसके पास है वो बहुत जल्दी हर एक चीज़ को लर्न कर लेता है। नंबर 2, लॉन्गर रिटेंशन, बहुत देर तक वो याद करके रख सकता है, उसको लॉन्गर टाइम तक रिटेन कर सकता है। नंबर 3, अर्ली एंड एक्यूरेट रिकॉल, सो बहुत कम टाइम के अंदर जल्दी जल्दी वो पकड़ सकता है, कैची वे में वो पकड़ सकेगा एंड एक्यूरेटली रिकॉल कर देगा कोई भी चीज़ को। एंड रैपिड रिकॉग्निशन, दैट मीन्स जो भी उसके पास एक्सपीरियंस है उसके थ्रू बार बार रिकॉल जो किया था उसको रिकॉग्नाइज कर सकेगा, इफ उसके पास वही सेम सब्जेक्ट मैटर या सेम थिंग आए। तो ये हो गया रैपिड रिकॉग्निशन, ठीक है। सो इतना ही है, आई होप इतना समझ आया हो आपको।